हर रात जो काली रात है उसकी सुबह ज़रूर होती है। आप सभी धैर्य रखें, तैयारी करें, क्योंकि अगर छठ में भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप ज़रूर समझें कि एक दिन ज़रूर जो है छठी मैया की कृपा होगी और आपको घर ज़रूर बुलाया जाएगा। और जब आप सफल होकर जाएंगे तो माता पिता को हमेशा खुशी होगी। तो आप जहाँ भी हैं आप खूब स्ट्रगल करिए, खूब कोशिश करिए, खूब अच्छी पढ़ाई करिए, क्योंकि शीर्ष का स्थान हमेशा रिक्त रहता है। सब्जेक्ट को जो है वो बहुत किताबों को पढ़ने के बजाय एक किताब को 5 टाइम्स एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। दो तरह के छात्र होते हैं। सीरियस कैंडिडेट इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि उनके पास जो है लगभग 4 वीक का समय ज़्यादा मिल गया, 1 महीना से ज़्यादा समय उनको मिल गया है, तो वो रिवीजन ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन दूसरा स्टूडेंट का एक ऐसा भी खेमा है, एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो हमेशा सोचते हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ता रहे और तैयारी नहीं करते हैं। तो उनके लिए तो बिल्कुल डेट बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए फ़र्क पड़ता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और जिनकी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आप सभी व्यूअर को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। हमारे साथ हैं रंजीत सर, हैं गुजरात कैडर के सीनियर IAS अफसर हैं, बिहार में पदस्थापित हैं। और सर हम ये जानेंगे कि तैयारी आप भी की हैं सर, और आप गुजरात में भी 8-10 साल रहे हैं, बैचलर ही थे जो मुझे जानकारी है सर। क्या कभी छठ के समय में सर गाना सुन के या पेपर में पढ़ के आपको भी सर फफकी आया क्या? हम लोग को तो आता था, जब हम लोग दिल्ली में रहते थे लगता था क्या कर रहे हैं, कहाँ आ गए। तो क्या सर ऐसा भी आपको लगता था बाहर में? देखिए, छठ में यदि मैं गांव नहीं गया तो 2-3 दिन तक रोना ज़रूर आता था। स्पेशली शारदा सिन्हा का गाना जब भी ट्यून होता था उसके बाद हम लोग बिल्कुल रोते थे। और सभी को पता होगा कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो 5 ईयर्स तक मैं अपने गांव नहीं गया था, क्योंकि मैंने ये ठान रखा था कि मैं IAS बनकर ही गांव लौटूंगा। और भगवान ने ऐसा चाहा और मैं IAS बन के ही 5 ईयर्स के बाद गांव लौटा था। तो 5 साल तक बिल्कुल पटना से मेरे घर की डिस्टेंस जो है मैक्सिमम 30 किलोमीटर है, फिर भी मैं घर नहीं जाता था। तो ये 5 साल मैंने काली घाट और बथेजा घाट, जो पटना कॉलेज का घाट है, या फिर रानी घाट पे ही मैं घूमता था छठ के दिनों में, और वहीं से छठ व्रतियों द्वारा जो मिलता था प्रसाद उसको खाता था। और छठ पे रहते हुए मज़ा आता था, लेकिन रूम में जब लौटता था, जब अपने हॉस्टल में या फिर लॉज में, तो काफ़ी भावुक हो जाता था, इमोशनल होता था, और बिल्कुल रोना आता है जो भी घर से दूर होते हैं और इस छठ में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, घर में नहीं लौट पाते हैं। और घर में रहने पे भी इसमें ऐसी इस छठ मैया का देन है कि आप हमेशा देखेंगे कि आपको वैसे भी फीलिंग्स जो है बहुत अच्छा होता है, पवित्र होता जाता है, और अंदर से आप जो है एक अच्छी फीलिंग्स के साथ जो है आप फील करते हैं। किसी के बारे में आपको जो है निगेटिव थॉट्स नहीं आता है। ये कि छठ की जो है एक बहुत बड़ी देन कही जा सकती है। सामाजिक समरसता इतनी ज़्यादा होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बरसों से जो नहीं मिलते हैं छठ के पर्व में तो निश्चित रूप से मिलते हैं। और जो स्टूडेंट हैं तैयारी के दरमियान वो नहीं घर जा पाते हैं, उनको तैयारी तो करते ही हैं, लेकिन बहुत इमोशनली जो है वो वीक फील करते हैं जब वो घर से दूर रहते हुए। और मैंने ऐसा फील किया कॉलेज के दिनों में। सर कॉलेज के दिनों की आपने बात बताया, लेकिन सर आप लगभग 8-10 साल गुजरात में भी रहे और बैचलर लाइफ ही आपने बिताया वहाँ पर। उस समय कितना खर्चा हुआ कि आप सपना भी पूरा हो गया, 5 साल आप नहीं घर गए, IAS भी बन गए, और छठ के समय में फिर वही हाल आपका बना हुआ है, और अभी बिहार में है। कितना सुकून लग रहा है दोनों कंडीशन में? दोनों कंडीशन में अगर देखेंगे तो IAS बनने के बाद मैं 2 साल नहीं जा पाया था छठ में, बाकी सभी साल में मैं छठ पे रहा था। ये 2 साल था जब मैं DM सीतामढ़ी था, तो चूँकि मुझे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ के छठ को देखना होता है। इसके अलावा मैं गुजरात में रहा या एकेडमी में भी रहा, तो मैं छठ में गांव में था, पटना में था, इसलिए मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो भी इशूज़ थे वो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तभी मैं घर नहीं जा पाता था, लेकिन मैं छुट्टी लेकर हर छठ में मैं पार्टिसिपेट किया, घर में रहा, लोगों के बीच रहा, दोस्तों से मिला। तो एक बहुत सुखद अनुभूति रही। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपने स्टेट में रह के मैं अपने घर नहीं जा पाया जब मैं DM था। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, अभी भी बात होता है, भेंट होता है, तो एक तरह से कहा जाए तो बड़ा अफसोस करते हैं कि क्या यार ज़िंदगी है कि लॉज में सीलन भरे कमरे में अंधेरे में बिता रहे हैं,
घर नहीं जा पा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आप जो हैं एक तरह से सपना जो होता है लगभग आपका वो सपना पूरा हुआ है। जो छात्र हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ज़रूर बताऊंगा कि जो समस्या आपके सामने है, जो समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, उन सब समस्याओं का सामना हमने भी किया था जब अंधेरे कोठरी में लोगों ने तैयारी की थी। लॉज के रूम जो बिल्कुल प्रॉपर नहीं था, उसमें देखेंगे डैम्प है, प्रॉपर जो है फ्लोरिंग नहीं है, फिर भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनको कि लाइफ जो है बहुत सुखद मिलती है। स्पेशली बिहार के जो यूथ हैं जो पटना और आसपास के सिटी में जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। और चूँकि मैं भी पटना में रहा और मेरे जो दोस्त थे, मेरे आसपास के जो हॉस्टल में या लॉज में फ्रेंड रहे, सबकी स्थिति और मैं अपनी स्थिति मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी छात्रों की जो लाइफ है वो एक बहुत ही संघर्ष भरी होती है। लेकिन इस संघर्ष में जिन्होंने अच्छे से संघर्ष किया है, डाइवर्ट नहीं हुए, कभी डीमोटिवेट नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए, हमेशा उन्होंने समझा कि मुझे स्ट्रगल करना है। माता पिता ने बहुत सारी उम्मीदों को रख कर या फिर उन्होंने अपने बहुत सारे सपनों को पूरा न करते हुए आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको पटना भेजा है। काफ़ी वो भी आर्थिक तंगी में है, फिर भी आपको पटना में है। या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और फिर वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वो सभी वैसे छात्र जो अभी संघर्ष कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होंगे। और दुख जो है वो है क्योंकि छात्रों को मैंने देखा है कि जिस तरह से बेरोजगारी की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरह से आज से 10 साल पहले जो गवर्नमेंट जॉब थे और नंबर्स ऑफ सीट्स ज़्यादा होती थी, रेलवे का जो जॉब इतनी बड़ी संख्या में आती थी, और अपॉर्चुनिटी जो है वो अब प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हो गया है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में कम हुए हैं। अब स्ट्रगल जो है पहले से और ज़्यादा हो चुका है। उनकी तैयारी जो है वो बहुत ख़ास लेवल तक लेके जानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कम है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है, इसमें निराशा बहुत है, बार बार असफल होने का जो दंश है वो उनके साथ है। तो छात्रों की समस्या को देखते हुए मुझे भी कई बार लगता है कि उनकी समस्या जो है काफ़ी ख़राब है, गंभीर है। लेकिन हाँ, हर रात जो काली रात है उसकी सुबह ज़रूर होती है। आप सभी धैर्य रखें, तैयारी करें, क्योंकि अगर छठ में भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप ज़रूर समझें कि एक दिन ज़रूर जो है छठी मैया की कृपा होगी और आपको घर ज़रूर बुलाया जाएगा। और जब आप सफल होकर जाएंगे तो माता पिता को हमेशा खुशी होगी। तो आप जहाँ भी हैं आप खूब स्ट्रगल करिए, खूब कोशिश करिए, खूब अच्छी पढ़ाई करिए, क्योंकि शीर्ष का स्थान हमेशा रिक्त रहता है और आप हमेशा निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरे आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जो कि आज सफल हैं, सफल हुए हैं। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर से। आप तैयारी करिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में तैयारी करिए, एकदम बिल्कुल हिम्मत के साथ, खुश होके, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, इतना ध्यान रखना है। यस सर, कुछ दिन पहले ही 65वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। तो रिजल्ट जो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और सब्जेक्ट उन्होंने लिया है, किसी ने ज्योग्राफी लिया है, टॉपर भी ज्योग्राफी से हैं। फिर से जो दूसरा जो है और भी सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब्जेक्ट लेकर कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वालों का ही ज़्यादा हुआ है। सर, क्या रिजल्ट देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? 64वीं का देखे, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग, लेकिन 65वीं में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मानविकी के सब्जेक्ट, तो क्या सर ये फ्लक्चुएसन जो है क्या दिखाता है? आखिर छात्र हमसे ही बहुत मिले, उनका कहना है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। कभी लगता है कि साइंस से दें, कभी लगता है कि नहीं कोई मानविकी का सब्जेक्ट है उससे लेकर दें। देखिए, सब्जेक्ट को देखेंगे तो टेक्निकल बैकग्राउंड से जो सिविल सर्विसेज के रिज़ल्ट आ रहा है वो बहुत अधिक है। उसके में पीछे दो कारण हैं। एक तो मीडियम भी बिहार बीपीएससी के लिए तो है कि मीडियम के चलते जो है इंग्लिश मीडियम को थोड़ी सी प्राथमिकता तो मिल रही है, और रिजल्ट को देखने से भी लगता है। एक दूसरा पॉइंट यह है कि जो वो आर्ट्स पेपर या मानविकी विषय को जो ले रहे हैं, तो मानविकी विषय में ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करता है, पूरे ग्रेजुएशन पीजी उस सब्जेक्ट में करता है, उसकी उस सब्जेक्ट में नॉलेज जो है लेवल काफ़ी हाई होता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो आते हैं वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो तैयारी करते हैं। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है जो जिस सब्जेक्ट से है वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे देखेंगे कि बुक्स जो है वो नंबर ऑफ़ बुक्स उनके पास बहुत होता है। हिस्ट्री अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ़ बुक्स कम से कम 13-14 होता है, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उनके पास 3 बुक्स ही होता है। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ बुक्स बहुत ज़्यादा लोग रख लेते हैं
और जो इन टेक्निकल बैकग्राउंड को पता है कि यही पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं। तो एक वजह यह मुझे लगता है। दूसरा मीडियम भी एक वजह है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है उसमें लग रहा है कि मीडियम। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मीडियम चेंज कर लीजिए। हिंदी मीडियम से बहुत रिजल्ट हो रहा है, आधे से अधिक रिजल्ट बीपीएस में हिंदी मीडियम से ही है। इसलिए मीडियम को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो सब्जेक्ट को जो है वो बहुत किताबों को पढ़ने के बजाय एक किताब को 5 टाइम्स एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि 5 बार पढ़ेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि आप जब पढ़ते हैं तो पता ही नहीं होता है क्या पढ़ना है, या यूँ कहें कि पटना में कोचिंग क्लासेज 100 से ज़्यादा है जो सिविल सर्विस की तैयारी करवाते हैं, लेकिन तैयारी कराने के लिए जो स्तरीय तैयारी की ज़रूरत होती है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वैसे ट्यूटर और मेंटर यहाँ पे आ गए हैं जो कि कभी सक्सेस नहीं हुए और वो छात्रों को गुमराह करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये भी रही है। सर बीपीएससी 64वीं पूरा हुआ है सर, और आयोग परीक्षा लेती है कि जितना अफसरों की ज़रूरत है उतना का बहाली हो जाए। अभी हमने देखा है जो काउंसलिंग ज्वाइनिंग चल रही है, लगभग देखें तो लगभग 350 के आसपास 64वीं में सीट खाली रह गया, 1454 में। बहुत सारे कैंडिडेट की एक फ़ौज है जो कि बॉर्डर लाइन पर जितना कट ऑफ था उतना ला के भी वो बाहर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 15 दिन के अंदर में वेटिंग लिस्ट जारी करने को कहा। बीपीएससी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। सर कितना ज़रूरी है वेटिंग लिस्ट जारी करना? आप अगर एग्ज़ाम लेते हैं, अगर आपका 30 से 40% सीट खाली रह जाता है तो ये अन्याय है वैसे छात्र जो कि बॉर्डर लाइन पे आएंगे। सर इसको लेके आपका क्या कहना है? छात्र हमेशा कहते हैं कि रंजीत सर से इस पर ज़रूर कमेंट लें ताकि आयोग पर प्रेशर बने। देखिए, ये तो आयोग जो है खुद ही जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट है, उनके बारे में कमेंट्स नहीं की जा सकती है। उनकी भी ये बाध्यता है कि आज तक कभी भी जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया गया, जिसके चलते अब नया रूल बनाना पड़ेगा तभी जाके वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है। हालांकि पिछले वर्षों में देखा गया है कि कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो लास्ट जो 64 था उसमें सुपरवाइजरी कैडर के बहुत सारे सीट्स थे और पहले से ही वो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हैं अच्छे सर्विसेज में, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और छोड़ दिया है। वो हर सर्विस में हुआ है और इसी वजह से इतनी सीटें खाली रह गई है। लेकिन जो लोग बॉर्डर लाइन पे है या कुछ मार्क्स से छूट गए हैं, उनकी एक आशा थी कि अगर वेटिंग लिस्ट होता है तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन बीपीएससी को इसके लिए काम करनी पड़ी, क्योंकि रूल्स वगैरह बनाना है। उस पर कमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूर विचार तो होना चाहिए। जी सर। सर अंतिम प्रश्न है, बीपीएससी 67 का पीटी का डेट बढ़ गया, 23 जनवरी को अब हो गया, तो क्या सर ये मौका मिला है या फिर एक देरी एग्जाम में होना वो कभी कभी घाटा भी कर जाता है? क्या आप कहना चाहेंगे छात्रों को? दो तरह के छात्र होते हैं। सीरियस कैंडिडेट इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि उनके पास जो है लगभग 4 वीक का समय ज़्यादा मिल गया, 1 महीना से ज़्यादा समय उनको मिल गया है, तो वो रिवीजन ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन दूसरा स्टूडेंट का एक ऐसा भी खेमा है, एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो हमेशा सोचते हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ता रहे और तैयारी नहीं करते हैं। तो उनके लिए तो बिल्कुल डेट बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए फ़र्क पड़ता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और जिनकी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। जी सर। तो ये थे रंजीत सर, छठ से लेकर सभी एग्ज़ाम को लेकर इन्होंने अपना पक्ष रखा और ये भी कहा कि 67वीं में अगर डेट बढ़ा है तो इसे आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। जो तैयारियां कम रह गई हैं या फिर वैसे सेक्टर जिसको आप नहीं देख पाए हैं उस पर फोकस करें और तैयारी करें। और छात्र का जो जीवन होता है वो संघर्ष का जीवन होता ही है। उसे पर्व त्योहारों को त्यागना होता है, अपनों की शादियों को त्यागना होता है, घर में जो भी फंक्शन होता है, इन सभी चीज़ों को त्याग कर एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीना होता है, तभी सफलता मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।